हेलो एवरीवन। तो इस वीडियो में हम मौर्यन आर्ट एंड आर्किटेक्चर के बारे में पढ़ेंगे। तो सवाल काफ़ी बार पूछा गया है मौर्यन आर्ट से रिलेटेड, मौर्य कला और मौर्य वास्तुकला या स्थापत्य कला से रिलेटेड सवाल बीपीएससी के मेंस एग्जाम में या अन्य कई भी एग्जाम्स में पूछे जाते हैं। तो ये स्पेशली बीपीएससी मेंस के लिए वीडियो है। तो सबसे पहले देखते हैं कि कैसे आपको आपके आंसर को स्ट्रक्चर देना है, किस प्रकार लिखना है। तो देखिए, मॉडर्न आर्ट जो होता है उसे सबसे पहले तो हम क्वेश्चन के आंसर में क्या देते हैं, सामान्य परिचय देते हैं, जनरल इंट्रोडक्शन देते हैं। फिर हम बताएंगे कि मौर्य कला के कितने अलग अलग डिफरेंट फॉर्म्स हैं, अलग अलग उनके कितने प्रारूप हैं। उसके बाद हम एक निष्कर्ष लिखते हैं। तो देखिए, मॉडर्न आर्ट जो है वो प्रमुखता जो मुख्य रूप से उनको दो भागों में बांटा गया है। एक है स्कल्पचरल आर्ट और दूसरा है आर्किटेक्चरल आर्ट। स्कल्पचरल आर्ट यानी कि मूर्ति कला, आर्किटेक्चरल आर्ट यानी कि स्थापत्य कला। अब स्कल्पचरल आर्ट में दो तरह के आर्ट है, मूर्ति कला है। रॉयल आर्ट यानी कि राजकीय कला, जो कि स्तंभों के ऊपर बनाए गए थे, पशु की आकृति जो देखते हैं वो स्कल्पचरल आर्ट राजकीय कला के अंदर आते हैं, रॉयल आर्ट के अंदर आते हैं। दूसरा है फोक कला या लोक कला के नाम से इसे जाना जाता है, फोक आर्ट या लोक कला, जो कि स्वतंत्र रूप से सामान्य लोगों द्वारा बनवाए गए थे। अब आर्किटेक्चरल आर्ट में देखा, स्थापत्य कला में देखें तो इसे चार भागों में बांटा गया है। राजप्रसाद, पिलर्स, स्तूपाज एंड विहार। राजप्रसाद यानी कि रॉयल बिल्डिंग, राजकीय भवन, पिलर्स यानी कि स्तंभ, स्तूप और विहार। उसके बाद कुछ अन्य इसके प्रारूप भी थे मौर्यन आर्ट के, जो कि अर्थनवेयर यानी कि कुछ मृद भांड थे, मिट्टी के बर्तन, जिसे कि ब्लैक पॉलिश्ड पोएट्री कहा जाता है। उसके बाद कुछ घेरेदार कुएं भी प्राप्त किए गए हैं, जो कि मौर्यन आर्ट से रिलेटेड है, मौर्य कला से रिलेटेड है। आइए अब जानते हैं पूरे विस्तार से मौर्य कला के बारे में। The origin of monumental stone sculpture and architecture in the Indian subcontinent go back to the Harappan civilization। तो जो मोनूमेंटल स्टोन स्कल्पचर या आर्किटेक्चर देखें, हम स्थापत्य कला देखें, स्मारक पत्थर की मूर्ति कला या स्थापत्य कला देखें, तो इसकी जो उत्पत्ति हुई थी वो कहाँ से हुई थी? भारतीय उपमहाद्वीप में इसकी उत्पत्ति हुई थी हड़प्पन सिविलाइजेशन से या हड़प्पा सभ्यता से। However, after the decline of that civilization, there is a long gap, and it is only in the Maurya period that monumental stone sculpture and architecture appeared on the scene again। तो जो हड़प्पा सभ्यता था और मौर्य काल था, तो इन दोनों के बीच में काफ़ी लंबा गैप है। तो इस गैप के बीच में जो भी अगर कुछ कलाएं हुई भी थी तो उसका कोई प्रमाण नहीं मिला है। लेकिन जब ये मौर्य काल आया तो ये फिर से मूर्ति कला था या स्थापत्य कला था या जो स्मारक पत्थर की मूर्ति कला था वो फिर से शुरू किया गया। Many of the surviving remains of art and architecture were the direct result of the patronage of Mauryan king। तो जो भी आर्ट एंड आर्किटेक्चर के कला और स्थापत्य कला के जो भी अवशेष मिलते हैं वो कहाँ से मिलते हैं? तो जो मौर्य राजा हैं उनके संरक्षण में ये प्राप्त किए गए हैं। स्पेशली अशोका एंड फॉल विद इन द कैटेगरी ऑफ कोर्ट आर्ट। तो मौर्य राजाओं के संरक्षण में ये सारे मिले हैं, आर्ट एंड आर्किटेक्चर कला और स्थापत्य कला के जो भी अवशेष मिले हैं, और किसके विशेषकर अशोका के संरक्षण के अंदर ये सब बनवाई गई थी, और इसे हम कोर्ट आर्ट या राजकीय कला के कैटेगरी के अंतर्गत रखते हैं। However, there are also stone sculpture and terracotta figurines, ring stones and disc stones, which represent popular art, that is the art connected to the lives, activities and patronage of ordinary people। लेकिन इसके अलावा भी, राजकीय कला के अलावा भी हम कुछ पत्थर की मूर्ति कला देखते हैं, कुछ टेराकोटा चित्रकारी देखते हैं, रिंग स्टोन्स देखते हैं या कुछ डिस्क स्टोन्स देखते हैं। रिंग स्टोन यानी कि पत्थर होता है, पत्थर, इसके बीच में कुछ इधर से कुछ नक्काशी किया रहता है, ये बीच में खाली रहता है, इसी को रिंग स्टोन या अंगूठी की तरह ये आकृति हो जाता है, तो इसे रिंग स्टोन या अंगूठी पत्थर कहा जाता है। उसी तरह से डिस्क स्टोन है। तो ये जो मिले हैं ये पॉपुलर आर्ट को दर्शाते हैं, ये लोक कला को दर्शाते हैं, जो कि डायरेक्टली कनेक्टेड थे कहाँ से? तो कनेक्टेड टू द लाइव्स, एक्टिविटीज़ एंड पैट्रोनेज ऑफ ऑर्डिनरी पीपल, यानी कि ये सामान्य लोगों के जीवन से, सामान्य लोगों की गतिविधियों से ये संबंधित इनके संरक्षण में ये सारे टेराकोटा हो या कुछ स्टोन स्कल्पचर हो छोटे छोटे, ये सामान्य लोगों के संरक्षण में मिले हैं। अब हम जाते हैं कोर्ट आर्ट यानी कि राजकीय कला के अंदर क्या क्या आज हमने पढ़ा था अभी कि राजकीय भवन,
रॉयल बिल्डिंग्स, पिलर्स, स्तूप्स, ये सब जो थे वो राजकीय कला के अंदर आते थे, कोर्ट आर्ट के अंदर आते थे। अब रॉयल बिल्डिंग्स के बारे में देखें तो रॉयल बिल्डिंग assembly building situated in Kumrar was a hall with numerous pillars in which 84 lithic pillars were discovered। तो जो रॉयल असेंबली था, राजकीय सभा भवन था, उसका जो राजकीय सभा भवन था ये कहाँ पे सिचुएटेड है, कहाँ पे स्थित है, तो ये कुम्हरार में स्थित था, जो कि एक बहुत बड़ा हॉल था जिसमें कि लगभग 84 लिथिक पिलर्स वहाँ पे खोजे गए हैं। लिथिक पिलर्स यानी कि पाषाण स्तंभ या पत्थरों से बना हुआ स्तंभ वहाँ पे खोजा गया है, जिसकी की संख्या 84 थी। कहीं कहीं आपको 84 की जगह 80 भी मिलेंगे, तो ये दोनों में से 80 या 84 आप जो भी आंसर में लिखेंगे उसे सही माना जाएगा। इट्स रूफ एंड फ्लोर वेयर मेड ऑफ वुड्स एंड इट्स साइज वाज 140 फीट लॉन्ग एंड 120 फीट वाइड। तो इसकी जो छत थी इस बिल्डिंग की, इस रॉयल असेंबली बिल्डिंग की, इसकी जो छत थी और इसकी जो फर्श थी वो 140 फीट लंबा और 120 फीट चौड़ी थी। ए चाइनीज ट्रेवलर फाहियान विजिटेड द पैलेस आफ्टर 600 years एंड वाज सो मच इम्प्रेस्ड विथ इट्स ग्रैंड्योर एंड कॉल्ड इट एज गॉड गिफ्टेड। तो एक चाइनीज यात्री, चाइनीज ट्रेवलर फाहियान आता है, इस जगह को 600 साल बाद ये घूमने आया था। यहाँ पे चंद्रगुप्त II के समय में फाहियान आया था। तो यहाँ इस जगह की भव्यता से वो इतना प्रभावित हुआ था कि इस बिल्डिंग को, इस राजकीय सभा भवन को उसने कहा था कि ये भगवान के द्वारा उपहार किया गया है, ये मनुष्य के द्वारा निर्माण नहीं किया जा सकता, ये भगवान के द्वारा उपहार स्वरूप दिया गया है। Even the Greek ambassador Megasthenes mentions that the town was surrounded by wooden wall where a number of holes were crafted to let the arrow pass by। अब ग्रीक एम्बेसडर था, ग्रीक राजदूत था मेगास्थनीज, यूनान का राजदूत था मेगास्थनीज, वो भी इस टाउन के बारे में लिखता है कि ये वुडन बॉल से यानी कि लकड़ी के दीवारों से ये चारों तरफ से घिरा हुआ था, जहाँ पे छोटे छोटे होल्स बनाए गए थे, छेद बनाए गए थे, जहाँ से कि एरो को रखने के लिए यानी कि बाड़ों को वहाँ से फंसाने के लिए बनाया गया था। A ditch was dug with size of 60 feet deep and 600 feet wide along the bar. The town had 64 entrances and 570 टावर्स। तो ये जो बिल्डिंग थी, इसके जो चारों तरफ वुडन वॉल था, उसको फिर से पानी के घेरे से घिरा गया था, यानी कि एक डग किया गया था, एक डिच, एक खाई खोदी गई थी जो कि ये पानी से भरा हुआ था, और इसकी जो 60 फीट डीप, ये 60 फीट गहरी थी और 600 फीट जो थी ये चौड़ी थी, जो कि दीवार के चारों ओर बनाई गई थी। इस टाउन, तो ये जो बिल्डिंग था, ये टाउन जो था कुम्हरार स्थित, इसमें 64 एंट्रेंसेस थे, यानी कि इसमें 64 प्रवेश द्वार थे और 570 इसमें टावर्स बनाए गए थे। अब आते हैं पिलर्स के बारे में जानते हैं, स्तंभ के बारे में जानते हैं। द मैजेस्टिक फ्री स्टैंडिंग अशोकन पिलर सिंबलाइजेज द एक्सिस ऑफ द वर्ल्ड दैट सेपरेटेड हेवन एंड अर्थ। तो जो ये राजशाही फ्री स्टैंडिंग अशोकन पिलर्स थे, अशोका के द्वारा जो स्तंभ का फ्री में जो फ्री स्टैंडिंग बनाया गया था, अशोका के द्वारा जो स्तंभ, वो क्या थे, तो सिंबलाइजेज द एक्सिस ऑफ द वर्ल्ड, जो कि पृथ्वी के धुरी का प्रतीक थे, जो कि स्वर्ग को धरती से अलग करते थे। सम ऑफ द पिलर्स हैव अ सेट ऑफ 6 एडिक्ट्स। तो इसमें से कुछ जो पिलर्स थे, कुछ जो स्तंभ थे, उसमें सेट ऑफ 6 एडिक्ट्स है, यानी कि एडिक्ट्स वो होते हैं जिसपे कि राजा अपनी आज्ञा को लिखता था, जिसे कि राज आज्ञा कहा जाता था। वाइल अ फ्यू आर इंस्क्राइब्ड विथ अदर टाइप्स ऑफ इंस्क्रिप्शन। तो इसमें जो 6 पिलर्स पाए गए हैं, उसमें राजा के द्वारा जो आदेश दिया गया था वो मेंशन किया गया है, जबकि कुछ में विथ अदर टाइप्स ऑफ इंस्क्रिप्शन, कुछ में कुछ अलग तरह के अभिलेख भी मिले हैं। एट एग्जाम्पल द कॉमेमोरेटिव इंस्क्रिप्शन एट रुमेनीदेई एंड निगलाई सागर एंड द स्किज्म एडिक्ट एट सांची। तो एग्जाम्पल के स्वरूप आप देखें, अगर उदाहरण के स्वरूप में हम देखें, तो एक स्मारक अभिलेख पाया गया है रुमेनीदेई और निगलई सागर में, और विद्वानों के संपादन के द्वारा एक भी पिलर बनाया गया है जो कि सांची में पाया गया है। देयर आर ऑल्सो पिलर्स विदाउट इंस्क्रिप्शन, द वन विथ अ बुल कैपिटल एट रामपुरवा। तो और भी कुछ अभिलेख मिले हैं, कुछ स्तंभ ऐसे मिले हैं जिसपे कि अभिलेख नहीं लिखे गए थे। तो कहाँ पे है, तो रामपुरवा जो बुल कैपिटल है वहाँ पे मिला है। द पिलर विथ लाइन कैपिटल एट वैशाली में जो लाइन कैपिटल मिला है वहाँ पे। एंड कोसाम पिलर विदाउट अ कैपिटल, और कोसाम का जो स्तंभ मिला है उस पर कैपिटल नहीं था। भाई ये पिलर का जो संरचना था उसके बारे में हम देख लेते हैं। तो ये जो पिलर जो आप देख रहे हैं,
इसे पिलर शाफ्ट कहा जाता था। ये इस आकार में होता था, यानी कि ये नीचे से चौड़ा और ऊपर जाकर ये पतला हो जाता था। उसके ऊपर ये आप देख रहे हैं, ये बेस जो था वो क्या था, एक इन्वर्टेड लोटस था, उल्टा कमल का बेस बनाया जाता था। उसके ऊपर आप देख सकते हैं एबेकस, इस जगह को एबेकस कहा जाता था। ये प्लेटफॉर्म की तरह, एक चौकी की तरह था, जिसके ऊपर एनिमल्स की आकृति को रखा जाता था। लायन हो गया, बुल हो गया, हाथी हो गया, ये सब आकृति रखा जाता था, और इस एनिमल के आकृति को ही कैपिटल कहा जाता था। तो वहीं बताया गया है कि जो कुशम स्तंभ है वहाँ पे कोई भी कैपिटल नहीं था, और जो रामपुरवा में जो बुल कैपिटल है वहाँ पे कोई भी अभिलेख नहीं लिखे गए हैं। अशोकन पिलर्स आर क्वाइट सिमिलर टू ईच अदर इन फॉर्म एंड डायमेंशन। तो जो अशोका के जो भी स्तंभ हैं वो एक दूसरे से क्या है, सिमिलर है, अपने रूप में या अपने आयाम में एक दूसरे से वे सिमिलर हैं या सामान्य हैं। दे आर मेड ऑफ सैंडस्टोन क्वेरीज एट चुनार। तो ये किस चीज़ से बने हुए हैं, तो ये सैंडस्टोन क्वेरीज से बने हुए हैं, यानी कि रेत पत्थर या जो बलुआ पत्थर के खदान हैं चुनार में, उनसे इनका निर्माण किया गया है। दे आर कंसिडर्ड टू बी मोनोलिथ्स। उन्हें मोनोलिथ्स कहा जाता है, यानी कि मोनोलिथ्स यानी कि एकास्म पत्थर, एक ही पत्थर से इनका निर्माण किया गया है। अशोकन पिलर्स का ये विशेषता है कि ये एक ही पत्थर से, मोनोलिथिक इसे कहा जाता है, यानी कि एकास्म पत्थर से इसे बनाया गया है। द पिलर्स हैव अ लग्जरियस पॉलिश्ड सरफेस। तो जो पिलर होते हैं उनका जो सरफेस होता है वो लग्जरियस पॉलिश्ड सरफेस, एक शानदार पॉलिश किया हुआ उनका जो सतह है वो पिलर्स का, अशोकन पिलर्स का देखा पाया गया है। दे डू नॉट हैव अ बेस एंड अ प्लेन स्मूथ सर्कुलर सॉफ्ट टैपर्स स्लाइटली टू अपवर्ड टू अ हाइट ऑफ 12 to 14 मीटर्स। तो जो ये स्तंभ है उनके पास 12 से 14 मीटर की ऊंचाई तक या थोड़ा और ऊपर की एक और आधार और सादा चिकनी जो गोलाकार सॉफ्ट टेपर जो है इस पे नहीं पाए जाते हैं। A cylindrical belt joined the top of the shaft to the capital, a stone carved in the shape of an inverted lotus। तो ये जो अभी हमने पिलर के बारे में देखा, पिलर का फिगर से समझा, उसी को ये डिस्क्राइब किया हुआ है ये पैराग्राफ। द abacus is square and plain in earlier pillars and circular and carved in later ones। तो कुछ पिलर्स में हम देखेंगे कि जो abacus था जिसपे कि एनिमल फिगर को बैठाया गया है वो कहीं कहीं आपको स्क्वायर रूप में मिलेंगे, कहीं कहीं आपको सर्कुलर मिलेंगे। All part of the pillars are carved in the round that is on all sides and were clearly meant to be viewed from all around। तो जो भी जितने भी पिलर्स मिले हैं, जो भी पिलर्स की जो भी आकार है वो राउंड में पाया गया है, वो क्योंकि जिसका मतलब साफ साफ यही होता था कि जिसे कि चारों तरफ से देखा जा सके, meant to be viewed from all around। तो जो भी पिलर्स होते थे उसे चारों तरफ से गोल बनाया जाता था ताकि उसे हर तरह से देखा जा सके। The motifs associated with Ashokan pillars have a rich and varied symbolism which resonates in many different Indian traditions. Apart from floral designs such as the lotus and honeysuckle, the capitals have other mostly animal motifs। तो जो भी रूपांकन है जो कि अशोकन स्तंभ से जो कि संबंध है, have a rich and varied symbolism। तो उनका कुछ समृद्ध और विधिक प्रतीक देखा जाता है, विच रेजोनेंसेस इन मेनी डिफरेंट इंडियन ट्रेडिशन, जो कि बहुत ही अलग अलग भारतीय परंपराओं में ये दिखाई देता है। अपार्ट फ्रॉम फ्लोरल डिजाइंस सच एज लोटस एंड हनीसकल, यानी कि कुछ स्तंभों पे फ्लोरल डिजाइंस बनाए गए हैं, जैसे कि हमने कमल के फूल वाला भी स्तंभ देखा फिगर में, उसके अलावा कुछ हनीसकल भी बनाए गए थे। एंड कैपिटल्स हैव अदर है मोस्टली एनिमल मोटिव्स, और भी कुछ जो कैपिटल्स थे उस पर एनिमल मोटिव्स या जानवरों के रूपांकन को रखा जाता था। मोटिव्स एसोसिएटेड विथ एनिमल पिलर्स, तो जो एनिमल पिलर एसोसिएटेड विथ पिलर्स यानी कि जो पिलर्स थे, स्तंभ थे, उन पे जो मोटिव्स थे, जो जैसे कि लायन हो गया, एलिफेंट हो गया, उसका क्या मतलब होता था या क्या क्या उस पर रखे जाते थे। तो सबसे पहले हम पिलर्स देखते हैं लायन वाला। तो इट अपीयर्स ऑन द कैपिटल्स ऑफ वैशाली, लौरिया, नंदनगढ़ एंड वन ऑफ द रामपुरवा पिलर्स। तो जो लायन है, लायन कैपिटल जो हम देखते हैं, ये वैशाली में पाया गया है, लौरिया नंदनगढ़ में है, और एक रामपुरवा स्तंभ पे भी पाया गया है। क्वाड्रपल लाइन ऑन द सांची एंड सारनाथ कैपिटल एंड अ बुल ऑन वन ऑफ द रामपुरवा पिलर। तो सांची में जो स्तंभ पाया गया है वो चौगनी लाइन में पाया गया है, यानी कि चारों तरफ से वो चौगनी लाइन में सांची का स्तूप
सांची का जो पिलर है वो पाया गया है, एंड सारनाथ कैपिटल एंड अ बुल ऑन वन ऑफ द रामपुरवा पिलर्स। तो बुल जो है वो रामपुरवा के पिलर पे बैल की आकृति भी पाई गई है। अब एलिफेंट देखें तो एन एलिफेंट वाज द कैपिटल फाउंड एट सांकिसा। तो एलिफेंट कैपिटल कहाँ पे फाउंड किया गया था, कहाँ पे पाया गया था, तो सांकिसा में पाया गया था। इट सिंबलाइजेज द बर्थ ऑफ बुद्धा। तो ये बुद्धा के जन्म का प्रतीक हुआ करता था। तो जो हमें अभी ये पढ़ रहे हैं ये सिंबलाइजेज द बर्थ ऑफ बुद्धा। तो एक तरह का सवाल भी मौर्यन आर्ट से पूछा जाता है कि मौर्यन आर्ट का, मौर्य कला का बौद्ध धर्म पे क्या प्रभाव था, बौद्ध धर्म से इसका रिलेशनशिप बताने के लिए आता है, संबंध बताने के लिए आता है। तो ये सारे फैक्ट्स को आप उस आंसर में जोड़ सकते हैं कि जो हम एलिफेंट कैपिटल सांकिसा में पाया गया, यह बुद्धा के जन्म का प्रतीक दर्शाया गया है। उसके आगे हम देखते हैं बुल कैपिटल। तो ए बुल ऑन वन ऑफ द रामपुरवा पिलर्स हैव बीन फाउंड। तो रामपुरवा जो स्तंभ है उस पर बैल की आकृति पाई गई है। तो बैल की आकृति को अगर हम देखें तो प्राचीन संस्कृतियों में जो बैल था उसे उर्वरता का प्रतीक माना जाता था, और जो ऋषभ था उस बुद्धत्व का प्रतिनिधि करने के लिए उसे लिया जा सकता है, जिसके तहत बुद्ध का जन्म हुआ था। तो एक तरह से बुल भी देखें तो हम बुद्ध के जन्म से ही इसे रिलेट कर सकते हैं। उसके बाद आता है स्पोक्ड व्हील। तो सांची एंड सारनाथ कैपिटल आर सराउंडेड बाय अ स्पोक्ड व्हील। व्हील्स ऑन द कैपिटल्स आर इंटरप्रेटेड एज धर्म चक्र। तो सांची और सारनाथ पे कैपिटल जो है उस पर स्पोक्ड व्हील देखा जा सकता है, चक्र देखा जा सकता है, जिसे कि धर्म चक्र के तरह उसे उसकी व्याख्या की जाती है। द व्हील ऑफ धर्म रिप्रेजेंटिंग द बुद्धा's फर्स्ट शर्मन। तो जो धर्म था उसका जो चक्र का जो धम है उसे बुद्धा के फर्स्ट सरमन से, बुद्ध के पहले उपदेश से उसे रिप्रेजेंट किया जाता है। तो इस तरह से हम मौर्य कला का बुद्धिज्म के साथ क्या रिलेशन था ये भी देखते जा रहे हैं। पिलर्स में क्या क्या एसोसिएटेड था इससे भी हमें पता ये चल रहा है। टेकन टुगेदर ऑल द सिंबल्स एसोसिएटेड विद द अशोकन पिलर्स हैव अ स्पेशल बुद्धिस्ट सिग्निफिकेंस, बट दे आल्सो ब्लेंडेड इनटू अ वाइडर फैब्रिक ऑफ कल्चरल मीनिंग। तो अगर हम पूरी तरह से मिलाकर देखें तो जितने भी अशोकन के स्तंभ हैं, अशोका के स्तंभ हैं, उनके जो भी सिंबल्स हैं, उनके जो भी प्रतीक हैं, उनका एक स्पेशल, एक विशेष बौद्ध का सिग्निफिकेंस है, बौद्धिक महत्व है उसका। बट दे आल्सो ब्लेंडेड इनटू अ वाइडर फैब्रिक ऑफ कल्चरल मीनिंग। लेकिन उनका कुछ और भी सांस्कृतिक अर्थ के रूप में भी उसे देखा जाता है। अब आते हैं स्कल्पचर पे, यानी कि मूर्ति कला पे। ए पॉलिश्ड फ्रेगमेंट ऑफ ए मोनोलिथिक रेलिंग एट सारनाथ इज यूजुअली असाइंड टू द मौर्यन पीरियड। तो एक पॉलिश फ्रेगमेंट, एक पॉलिश किया हुआ टुकड़ा मिला है मोनोलिथिक रेलिंग का सारनाथ में। तो मोनोलिथिक यानी कि एक आसम पत्थर का बना हुआ एक पत्थर का टुकड़ा मिला गया पॉलिश किया हुआ सारनाथ में, जो कि मौर्य काल से ही उसे जोड़कर देखा जाता है, वो मौर्य काल का ही था। द वज्रासन at the Mahabodhi temple at Bodh Gaya is a large stone slab under the Bodhi tree। तो जो वज्रासन है, जो कि थ्रोन ऑफ मेडिटेशन, यानी कि जो बुद्ध के द्वारा जो वज्रासन किया गया था मेडिटेशन में बैठने का, तो वो महाबोधि टेम्पल जो गया में है वहाँ पे पाया गया है। लार्ज स्टोन स्लैब अंडर द बोधि ट्री। तो बोधि ट्री के नीचे जो है वो बहुत बड़ा एक स्टोन का स्लैब है, स्टोन का टुकड़ा है बोधि ट्री के नीचे। द 16.5 सेंटीमीटर थिक वज्रासन इज मेड ऑफ चुनार सैंडस्टोन। तो 16.5 सेंटीमीटर जो थिक वज्रासन है वो चुनार बलुआ पत्थर से बना हुआ है। इस टॉप सरफेस इज डेकोरेटेड विथ अ कार्व्ड जियोमेट्रिक पैटर्न दैट लुक्स लाइक इंटरेस्टिंग सर्कल्स। तो जो उसका टॉप सरफेस है वो कार्व्ड जियोमेट्रिक पैटर्न, ज्यामितीय कुछ पैटर्न से बनाया गया है, जो कि कुछ इंटरसेक्टिंग सर्कल्स के रूप में दिखता है। ऑन द साइड्स आर कार्व्ड फ्लोरल पैलमेट डिजाइन एंड गेज। तो ये जो दिया गया है वज्रासन महाबोधि टेम्पल का, इसका मैं फिगर दिखा दूंगी आपको वीडियो में, ताकि आपको समझ में आ जाए कि उसकी किस तरह से उसका डिस्क्रिप्शन दिया गया है। फिगर के माध्यम से आप अच्छी तरीके से समझ जाएंगे। एट धौली देयर इज अ रॉक स्कल्पचर ऑफ द फ्रंट पार्ट ऑफ एन एलिफेंट। तो धौली में क्या है कि रॉक स्कल्पचर है, एक पत्थर के द्वारा मूर्ति कला बनाई गई है। फ्रंट पार्ट ऑफ हाथी का जो अग्रभाग होता है वहाँ पे धौली में ये दिखाया गया है। इट इज़ वेरी नेचुरलिस्टिक पावरफुल पोर्ट्रे ऑफ द एनिमल एंड होल इफेक्ट
इज सच दैट इट लुक्स एज इफ एलिफेंट इज वॉकिंग आउट ऑफ द रॉक। इसका भी आप फिगर देख के समझ जाएंगे। धौली रॉक स्कल्पचर का मैं यहाँ पे फिगर ऐड कर दूंगी वीडियो के यहाँ के बाद ठीक आगे, ताकि आपको समझ में आ जाए कि किस प्रकार उसको डिस्क्राइब किया गया है। तो धौली में जो रॉक स्कल्पचर पाया गया है उसको हाथी के अग्र भाग को दिखाया गया है। जैसे कि ऐसा देखने से लगता है कि जो एलिफेंट है, जो हाथी है, वो रॉक से बाहर निकल रहा है या चट्टान से बाहर निकल रहा है। अब है रॉक कट आर्किटेक्चर, यानी कि तक्षित शिला वास्तुकला इसे कहा जाता है या शैल कर्तित वास्तुकला कहा जाता है। रॉक कट आर्किटेक्चर यानी कि रॉक को कट करके जो वास्तुकला बनाया गया था उसे बिहार के नाम से भी जाना जाता है। द मौर्य पीरियड सा द बिगनिंग ऑफ अ रॉक कट आर्किटेक्चर। तो मौर्य पीरियड जो था, मौर्य काल जो था, उसी के समय रॉक कट आर्किटेक्चर की शुरुआत देखी जा सकती है या शुरुआत की गई थी। द बराबर एंड नागार्जुनी हिल्स contain several caves that were inhabited by ascetics in ancient times। तो जो बराबर और नागार्जुनी के जो हिल्स थे उसमें बहुत सारे केव्स, बहुत सारे गुफाओं का निर्माण किया गया था, जो कि एंशियंट टाइम्स में, पुराने समयों में एसेक्टिक्स के द्वारा वहाँ पे उनका निवास स्थान था, कुछ साधु संतों का वो निवास स्थान था। 3 caves in Barabar hills have dedicative inscription of अशोका। तो बराबर की पहाड़ियों में जो 3 गुफा हैं वहाँ पे अशोका के कुछ अभिलेख हैं। एंड 3 in नागार्जुनी हिल्स हैव इंस्क्रिप्शन ऑफ सन दशरथ। और नागार्जुनी पहाड़ी में जो 3 केव मिले हैं उस पे अशोका के बेटे दशरथ के अभिलेख पाए गए हैं। द केव्स आर सिंपल इन प्लान विथ प्लेन बट हाईली पॉलिश्ड इंटीरियर्स। तो जो केव्स हैं, जो गुफा है, वो सिंपल दिखने में सामान्य लगते हैं, लेकिन अगर आप उसके इंटीरियर को देखें, उसके अंदर से देखें, तो वो हाईली पॉलिश्ड करके बनाए गए हैं। बहुत ही अच्छी तरीके से पॉलिश करके उसका इंटीरियर का डिज़ाइन किया गया है। द ओनली स्कल्पचर ऑर्नामेंटेशन इज अ रिलीफ कार्विंग ऑन द डोरवे ऑफ अ केव नोन एज लोमस ऋषि केव। तो ओनली स्कल्पचर ऑर्नामेंटेशन यानी कि जो मूर्ति कला में जो अलंकरण की गई है, ये कहाँ पे पाया गया है? तो ये लोमस ऋषि केव कहा जाता है, लोमस ऋषि गुफा कहा जाता है। वहाँ पे उसके डोरवे पे, उसके जो प्रवेश द्वार है उस पे नक्काशी की गई है, बहुत ही अच्छे तरीके से उसका अलंकरण किया गया है। Over one has a lattice work, the upper one has a lattice work design, the lower one has a finely carved frieze showing elephant approaching stupas। तो जो अपर वन है, यानी कि जो उसके ऊपर का जो अगर हम भाग देखें तो लैटिस वर्क डिजाइन, यानी कि जाली जैसा कुछ उस पर डिजाइन किया गया है, जाली जैसा उस पर काम करके डिजाइन बनाया गया है। और जो नीचे है वो कार्व्ड फ्रिज शोइंग एलिफेंट्स अप्रोचिंग द स्तूपा। तो कुछ उस पर ऐसा एलिफेंट्स दिखा जैसे कि वो स्तूपों की तरफ अप्रोच कर रहे हैं। एट बोथ एंड्स ऑफ द फ्रिज इज अ मकर। दिस caves were eradicated by Ashoka and Dasarath to the आजीविका। तो फ्रिज के दोनों छोरों पर हम देखें तो मकर की आकृति दी गई है, यानी कि एक मकर एक मिथिकल क्रोकोडाइल मगरमच्छ था जिसको दर्शाया गया है वहाँ पे लोमस ऋषि केव में। दिस केव्स वर डेडिकेटेड बाय अशोका एंड दशरथ टू द आजीविका। तो ये जो गुफा थे ये अशोक और दशरथ के द्वारा आजीविकों के लिए समर्पित किया गया था। अब आते हैं स्तूपास की तरफ। स्तूपों का निर्माण कैसे हुआ था और इसकी क्या आकृति थी, और उसके कुछ एग्जाम्पल्स देख लेते हैं। द ट्रेडिशन ऑफ मेकिंग स्तूपास और ओरिजिनली funerary mounds is pre-Buddhist, but with the passage of time, the stupa became an object of veneration and वर्शिप। तो स्तूपों का जो निर्माण शुरू में हुआ था वो किस लिए हुआ था? तो अंतिम संस्कार से जुड़े कुछ बुद्धिस्ट के अंतिम संस्कार से जुड़े, जैसे कि स्तूपों में रखा जाता है बुद्ध से या बुद्ध के जो भी बुद्ध से रिलेटेड जो अवशेष हैं वो स्तूपों में रखा जाता है। लेकिन जैसे जैसे टाइम बीता तो स्तूप क्या हो गया? बिकेम एन ऑब्जेक्ट ऑफ वेनरेशन एंड वर्शिप। तो वो वंदना और पूजा का एक स्थान बन गया। द स्तूप स्विफ्टली बिकेम एन एम्बलम ऑफ बुद्धा धर्म एंड एन इम्पॉर्टेंट पार्ट ऑफ बुद्धिस्ट मोनास्ट्री। तो स्तूप जो था वो बहुत ही तेजी से बुद्ध के धर्म का प्रतीक बन गया एंड एन इम्पॉर्टेंट पार्ट ऑफ बुद्धिस्ट मोनास्ट्रीज, और बुद्ध के मठों का एक महत्वपूर्ण भाग बन गया। अशोका रेन मार्क्ड एन इम्पॉर्टेंट
स्टेज इन द हिस्ट्री ऑफ बुद्धिस्ट स्तूप आर्किटेक्चर। तो अशोक का जो काल था एक बहुत ही महत्वपूर्ण स्टेज था, बहुत ही महत्वपूर्ण सीढ़ी था किसके लिए, द हिस्ट्री ऑफ बुद्धिस्ट स्तूप आर्किटेक्चर। तो बुद्धिस्ट का जो स्तूप स्थापत्य कला था उसमें अशोका का जो शासन काल था वो काफ़ी महत्वपूर्ण था। ओल्ड मड स्तूपास वेर रीबिल्ड एंड enlarged with bricks as evident from excavation at वैशाली एंड पिपराहवा। तो जो पुराने जो मिट्टी के बने हुए जो स्तूप थे उसे फिर से रीबिल्ड किया गया, फिर से उसका पुनर्निर्माण किया गया, उसे और बड़ा बनाया गया ईंटों की सहायता से, जैसा कि हमें वैशाली और पिपराहवा के खुदाई से कुछ अवशेष मिले उससे ये पता चलता है कि अशोका के शासनकाल में ही जो पुराने हो चुके मिट्टी के जो भी स्तूप थे उसे फिर से इनराज किया गया, उसे फिर से उसका पुनर्निर्माण किया गया। तो धर्मजिका एंड धार्मिक स्तूपा एट सारनाथ एंड धर्मजिका स्तूपा एट तक्षशिला belongs to this period and an important स्तूप is located in सांची। तो धर्मजिका और धार्मिक स्तूप जो है सारनाथ में और जो धर्मजिका स्तूप है तक्षशिला में वो इसी काल से संबंध रखते हैं। एंड एन इम्पोर्टेंट स्तूप इज लोकेटेड इन सांची, और एक महत्वपूर्ण स्तूप जो है वो सांची में भी स्थित है। द ब्रिक कोर ऑफ ग्रेट स्तूप ऑफ सांची वॉज बिल्ट इन अशोका टाइम। तो जो ब्रिक कोर था, जो ईंट से बना हुआ जो उसका कोर था, ग्रेट स्तूप सांची का जो बड़ा हुआ स्तूप था, भव्य स्तूप था, वो अशोका के समय में ही बनाया गया था। द स्तूप वॉज अबाउट 60 feet in diameter at the base and was a low dome mounted on a low cylindrical ड्रम। तो जो वो स्तूप था वो डायमीटर में व्यास में 60 फीट था एट द बेस एंड वाज लो डोम, लेकिन वो 60 फीट था व्यास में और उसका जो एक लो उसमें गुंबद बनाया गया था। माउंटेड ऑन अ लो सिलेंड्रिकल ड्रम, जो कि एक नीचे की तरफ जो सिलेंड्रिकल बेलनाकार ड्रम के ऊपर उसे रखा गया था। इट वॉज सराउंडेड बाई वुडन फेंस एंड इट रेसेड एट द 4 कार्डिनल पॉइंट्स। तो इसका जो ये जो था स्तूप जो था वो ये वुडन फेंस इसमें किया हुआ था, लकड़ी का इसमें फेंस लगाया हुआ था, लकड़ी से इसका बेड़ा बोल सकते हैं, लकड़ी का बेड़ा लगाया गया था। और इसका जो एंट्रेंस था, इसका जो प्रवेश करने का स्थान था वो 4 कार्डिनल पॉइंट्स पे थे, 4 चौकोर पे देख सकते हैं, इसके चारों कोने पे इसके एंट्रेंस बनाए गए थे। इन 2nd century BC दिस स्तूपा वाज encased in stone and other additions were made over the next few सेंचुरी। तो दूसरी शताब्दी बीसी में हम देखें तो जो ये स्तूप था इसे फिर से पत्थर में बनाया गया, क्योंकि अशोका के टाइम में ये ईंट से बनाया गया था, फिर ईसा पूर्व दूसरी शताब्दी में इसे पत्थर से बनाया गया, और भी बाद में भी कुछ इसमें अलग अलग, कुछ शताब्दियों बाद इसमें कुछ अलग अलग एडिशंस, कुछ अलग अलग इसमें निर्माण किए गए। अब आते हैं फॉरेन इन्फ्लुएंस ऑन मौर्यन आर्ट। तो फॉरेन इन्फ्लुएंस, कुछ विदेशी प्रभाव क्या थे मौर्यन आर्ट पे, मौर्य कला पे विदेशी प्रभाव भी कुछ थे, कैसे वो हम देखते हैं। सम आर्ट हिस्टोरियंस हैव एम्फेसिस्ड फॉरेन इन्फ्लुएंस स्पेशली पर्शियन इन्फ्लुएंस ऑन द कोर्ट आर्ट ऑफ द मौर्य एम्पायर। तो कुछ जो इतिहासकार हैं वो जो मौर्यन आर्ट था, मौर्य कला था, मौर्य का जो राजकीय कला था उस पर कुछ विदेशी प्रभाव को भी बताते हैं। स्पेशली हम विशेष रूप से फारसी प्रभाव या अचमेनियन प्रभाव कहा जाता है। तो इस प्रभाव को बहुत सारे इतिहासकार बताते हैं कि जो मौर्य काल के जो भी कला है उस पर फारसी प्रभाव देखने को मिले हैं। It has been suggested that Ashoka got the idea of inscribing proclamations on pillars from the Achaemenids। तो जो ऐसा कहा जाता है या ऐसा माना जाता है कि अशोक जो था वो जो अभिलेख लिखवाता था स्तंभों पर वो मुख्य रूप से फारसी लोगों से ही उसने कॉपी किया था। It has been pointed out that the words डिप्पी and लिपि occur in inscription of Darius as well as अशोका। तो ये भी बताया गया है कि जो भी लिपि और डिपी नाम का शब्द जो अभिलेख के रूप में अशोक यूज करता था वो दौरियस के अभिलेख पर भी पाए गए हैं। फारसी जो दौरियस था उसके अभिलेख पर भी ये पाए गए थे। इंस्क्रिप्शन ऑफ बोथ किंग्स बिगेन इन द 3rd person एंड देन मूव टू द 1st person। तो जो भी अभिलेख हैं इन दोनों राजाओं के, दौरियस के और अशोक के, ये 3rd person से शुरू होते हैं।
थर्ड पर्सन से शुरू होकर ये फिर अब फर्स्ट पर्सन की तरफ जाते हैं। थर्ड पर्सन यानी कि आप इंग्लिश में थर्ड पर्सन इंग्लिश ग्रामर में पढ़े होंगे, ही सी इट, ये थर्ड पर्सन में आते हैं। तो थर्ड पर्सन से शुरू होकर फिर ये फर्स्ट पर्सन की तरफ मूव करते थे। द फॉरेन इन्फ्लुएंस हैज़ बीन आइडेंटिफाइड इन पॉलिश सरफेस ऑफ अशोकन पिलर्स एंड एनिमल मोटिव्स। तो ये भी एक दर्शाता है कि जो विदेशी प्रभाव इस पे की जो विदेशी स्तंभ थे उस पे भी एनिमल्स को बैठाया जाता था, और ठीक वैसे ही अशोका के स्तंभ पे भी देखने को मिला था। द स्टिफ हेराल्डिक पोज ऑफ लायन इज सीन एज फर्दर एविडेंस ऑफ वेस्टर्न इन्फ्लुएंस। तो हम देखते हैं कि जो लायन का जो बैठाया गया है अशोक के स्तंभ पे, तो ये हमें पर्शियन पिलर्स में भी देखने को मिला, हिस्टोरियंस को, इतिहासकारों को। तो इससे और भी कुछ प्रमाण मिलते हैं कि जो अशोका के स्तंभ थे वो पर्सिया से प्रभावित है या फारसी प्रभाव उन पे था। मौर्यन कॉलम्स एंड अकेमेनियन पिलर्स बोथ यूज्ड पॉलिश्ड स्टोन्स। तो जो मौर्य के द्वारा जो बनाए गए थे या अकेमेनियन के जो भी स्तंभ थे उन पे पॉलिश किए हुए पत्थरों का उपयोग किया जाता था। बोथ हैव सर्टेन कॉमन स्कल्पचर मोटिव सच एज लोटस। तो दोनों में भी जो कॉमन मूर्ति होती थी या जिस पे बैठाया जाता था एनिमल्स को, उस पे लोटस का ही, इन्वर्टेड लोटस का ही फिगर देखने को मिलता है। ये स्तूप की जो आकृति है इसे दर्शाया गया है फिगर के माध्यम से। तो देखते हैं आप, ये ऊपर वाले को छत्र या स्पायर कहा जाता है। फिर ये इसे हर्मिका, ये जो अंडाकार में इसे अंडा के नाम से जाना जाता है, ये अंडकार इसे कहा जाता है। इसके बाद ये जो आप देख रहे हैं जो दीवार होती है इस अंडाकार वाले शेप के, सेमी सर्कल वाले शेप भी बोल सकते हैं इसे। तो इसके नीचे जो इसे मेधी के रूप से जाना जाता है, इसके चारों तरफ जो वाल्स दी गई हैं इसे इनक्लोजर वाल या प्रदक्षिणा पथ, इसके अगल बगल से इसके चारों ओर घूमने के लिए यहाँ पे प्रदक्षिणा पथ का निर्माण भी किया जाता है। अगर हम इसे चारों तरफ से देखें तो इसे, और जो प्रवेश द्वार है इसे तोरण के नाम से जाना जाता है। तो ये फिगर के माध्यम से स्तूप के बारे में बताया गया है। अब आते हैं हम आगे कि हाउ एवर सम हिस्टोरियंस हैव आल्सो ड्रॉन अटेंशन टू द मेनी डिफरेंसेस बिटवीन मौर्यन एंड पर्शियन आर्ट्स। तो अभी तो हमने पढ़ा कि जो अशोक के जो स्तंभ थे उस पर विदेशी प्रभाव मिले हैं या जो पर्सिया प्रभाव या फारसी के कुछ प्रभाव देखने को मिले हैं। लेकिन कुछ इतिहासकार कुछ इसमें अंतर भी बताते हैं कि नहीं, अशोक जो था वो कॉपी करके नहीं बल्कि खुद से बनवाया गया था, मौर्य काल में जो भी स्तंभ का निर्माण करवाया गया था। तो इसमें क्या डिफरेंसेस बताया गया है, ये कभी कभी सवाल में पूछ लिया जाता है कि डिफरेंस करने के लिए कि मौर्यन आर्ट और पर्शियन आर्ट में क्या डिफरेंस है। तो उसे आप इस पॉइंट्स में ऐसे लिख सकते हैं, द पिलर्स ऑफ द कुम्हरार हॉल डू नॉट हैव कैपिटल्स वेयरएज दोज एट पर्सपोलिस हैव इलाबोरेट वन। तो जो स्तंभ पाए गए हैं कुम्हरार के हॉल में उन पे कैपिटल्स नहीं पाए गए हैं। यानी कि जो पर्शियन होते थे तो वो जो पिलर्स बनाते थे वो एक्चुअली बिल्डिंग्स को सहारा देने के लिए बनाते थे, और उस पे जो है एनिमल्स के फिगर रहते थे वहाँ पे। लेकिन हम जो कुम्हरार हॉल में जो पिलर्स देखते हैं उन पे आपको कैपिटल्स देखने को नहीं मिलेंगे, कुछ उस पर कोई आकृति देखने को नहीं मिलता है। दूसरा डिफरेंस ये है कि पर्शियन पिलर स्टैंड ऑन बेसिस आइदर शेप्ड लाइक ए बेल और अ प्लेन रेक्टेंगुलर और अ सर्कुलर block. On the other hand, the Mauryan pillars, the inverted lotus appear at the top of the shaft. तो जो पर्शियन के पिलर थे, जो पारसी स्तंभ थे, उसके जो बेस थे, उसके जो आधार थे वो बेल शेप्ड कह सकते हैं या रेक्टेंगुलर कह सकते हैं या आयताकार कह सकते हैं या सर्कुलर ब्लॉक के ऊपर भी इसके ऊपर कैपिटल बैठाया जाता था या एनिमल आकृति या जो भी हो उसे रखा जाता था। लेकिन हम मौर्यन पिलर्स के देखें, मौर्य स्तंभ में देखें तो ये इन्वर्टेड लोटस जो होता है वो टॉप ऑफ द शाफ्ट के ऊपर इन्वर्टेड लोटस रखा जाए। शाफ्ट किसे बताया गया था, तो ये पिलर्स को शाफ्ट के रूप में जाना जाता था। तो इसके ऊपर जो था वो इन्वर्टेड लोटस था, ये हम मौर्यन स्तंभ में देख सकते हैं। The shape and ornamentation of Mauryan lotus is different from the Persian ones, the bulge typical of the former being absent in the later. तो जो शेप है या ऑर्नामेंटेशन, जो उसकी आकार है और जो उसका अलंकरण किया गया है मौर्य के स्तंभों में जो कमल है उसका जो आकार है या उसका जो अलंकरण किया गया है इज डिफरेंट फ्रॉम
पर्शियन वंश, वो फारसी जो है स्तंभ उससे कुछ अलग है। किस तरह से? द बल्ज टिपिकल ऑफ द फॉर्मर बीइंग absent in लेटर। तो जो कमल का जो आकृति दिया गया है वो कुछ बल्ज किया गया है या उसमें कुछ उभार है कमल के फूल में, लेकिन जो फारसी जो भी स्तंभ बनाए गए हैं उसमें उभार कमल के फूल में या नहीं है, वो बस प्लेन फिगर बनाया गया है। मोस्ट ऑफ द पर्शियन पिलर्स हैव अ फ्लूटेड सरफेस विथ वाइल द मौर्यन पिलर्स आर स्मूथ। तो जो कुछ पर्शियन स्तंभ होते थे उनका कुछ फ्लूटेड सरफेस होता था या परतदार उसका सरफेस होता था, लेकिन द मौर्यन पिलर्स आर स्मूथ। लेकिन जो मौर्यन स्तंभ थे, मौर्य काल के जो स्तंभ थे वो बहुत ही चिकने होते थे। The Moire type abacus and independent animals carved in the round crowning of the pillars are absent in the Persian context. तो Moire type abacus जो था और independent animals carved in the round crowning the pillars, यानी कि जो इंडिपेंडेंट एनिमल्स बनाए गए थे जो स्तंभों में, मौर्य काल के स्तंभों में, वो पर्शियन कॉन्टेक्स्ट में देखते हैं हम तो वो वहाँ पे absent थे। फारसी में ऐसा उनकी आकृति नहीं रखी गई थी इंडिपेंडेंटली। While there may be some similarities in specific feature, the effect of the whole is completely different. जैसा कि हम देख सकते हैं कि कुछ सिमिलरिटीज अगर देखी भी जा सकती हैं, लेकिन जो उनका इफेक्ट था, उनका जो प्रभाव था वो पूरी तरह से अलग है। Moreover, while having the pillars inscribed with message on Dham Ashok, transform them into epigraphic monument of unique cultural meaning. तो जो भी धम्म के मैसेज दिए गए थे अशोक के द्वारा, जो भी पिलर्स बनाए गए थे, उन धम्म के मैसेज के साथ साथ, धम्म के संदेश के साथ साथ कुछ उसके कुछ अलग या अद्वितीय कुछ उसके सांस्कृतिक अर्थ भी होते थे। अब आते हैं पॉपुलर फोक आर्ट पे, लोक कला के ऊपर जानते हैं। तो सबसे पहले है स्टोन स्कल्पचर। इसमें आपको जो भी यक्ष यक्षिणी की मूर्ति पाई गई है या जो पत्थरों से बनाए गए कुछ मूर्ति कला हैं जो सामान्य लोगों के द्वारा बनाए जाते थे या सामान्य लोगों के द्वारा इनका निर्माण किया जाता था, उसके बारे में हमें स्टोन स्कल्पचर में पढ़ना है, या जो पत्थर की जो मूर्ति कला थी उसे हिंदी में बोल सकते हैं। Several large stone sculptures have been found at various sites in and around पटना, मथुरा एंड अदर प्लेसेस। तो बहुत सारे बड़े बड़े पत्थरों के मूर्ति कला जो बनाए गए हैं, स्कल्पचर जो बनाए गए हैं, ये बहुत सारे जगहों पे हमें देखने को मिले हैं या पाए गए हैं, जैसे कि पटना में, मथुरा में या अन्य और भी जगहों पे। Many of them represent यक्ष एंड यक्षी deities whose worship was a part of popular रीजन इन मेनी पार्ट्स ऑफ द सब कॉन्टिनेंट। तो उसमें से कुछ यक्ष और यक्षी की मूर्तियों को दर्शाते हैं जिसकी कुछ पहले जो था वो भारत के कुछ अलग अलग जगहों पे उनकी पूजा की जाती थी। Other important examples of stone sculpture include the torso of a nude male figure फाउंड एट लोहानीपुर इन पटना। कुछ अन्य हम एग्जाम्पल्स देखें, कुछ अन्य उदाहरण देखें स्टोन स्कल्पचर के, तो वो टोर्सो में जो न्यूड मेल फिगर पाया गया है लोहानीपुर पटना में। तो जो नग्न पुरुष की जो फिगर पाई है, आकृति पाई गई है, वो कहाँ पाई गई है? तो लोहानीपुर पटना में पाई गई है। इट इज़ कार्व्ड आउट ऑफ चुनार सैंड स्टोन एंड हैव अ पॉलिश्ड सरफेस। तो इसकी निर्माण किससे की गई है? तो चुनार सैंड स्टोन से, चुनार के भलुआ पत्थर से, और इसका जो सतह है, इसका जो सरफेस है वो पॉलिश किया हुआ है। दीदारगंज यक्षी वॉज फाउंडेड एट दीदारगंज विलेज। तो दीदारगंज विलेज में दीदारगंज यक्षी पाई गई थी इन पटना, जो कि पटना में है दीदारगंज, वहाँ पे दीदारगंज यक्षी को पाया गया था। द फिगर एक्चुअली सीम्स टू बी अटेंडेंट एंड नॉट अ यक्षी। These sculptures suggest the existence of several centers of stone carving, several royal and other patrons also। तो ये जितने भी हमें स्कल्पचर जो भी मूर्ति मिले हैं, ये सेवरल सेंटर ऑफ स्टोन कार्विंग, यानी कि अलग अलग पत्थर नक्काशी के कुछ जगह थे, केंद्र थे, वहाँ से पाए गए हैं। सर्विंग रॉयल एंड परहैप्स अदर पैट्रन्स आल्सो, यानी कि कुछ शाही मिले हैं या कुछ और भी संरक्षणों के मौजूदगी का हमें ये
बताते हैं कि कुछ शाही संरक्षण में बना या कुछ और अन्य लोगों के संरक्षण में भी इनका निर्माण किया गया था। अब है रिंग स्टोन्स एंड डिस्क स्टोन्स। A large number of carved ring stones and disc stones has been found at various sites in North India। यानी कि उत्तर भारत में हम देखें तो बहुत सारे रिंग स्टोन्स, नक्काशी किए हुए रिंग स्टोन और डिस्क स्टोन मिले हैं बहुत सारे अलग अलग जगहों पे नॉर्थ इंडिया में या उत्तरी भारत में। दे ऑकर एट साइट सच एज पटना, तक्षशिला, मथुरा, कौशाम्बी, राजघाट एंड वैशाली। तो ये किन किन जगहों पे पाए गए हैं, जैसे कि पटना में, तक्षशिला में, मथुरा में, कौशाम्बी में, राजघाट में और वैशाली में। They generally have a diameter of 5 to 6 centimeter with different sorts of carving arranged within 2 or more concentric circles। तो उनकी जो डायमीटर होती थी, उनका जो व्यास था वो 5 से 6 सेंटीमीटर था, विथ डिफरेंट सॉर्ट्स ऑफ कार्विंग, जिनमें की अलग अलग नक्काशी किए गए थे। अरेंज विद इन 2 और मोर कंसेंट्रिक सर्कल्स, यानी कि 1 या 2 कंसेंट्रिक सर्कल्स में उनको अरेंज किया गया था। कंसेंट्रिक सर्कल्स यानी एक सर्किल। फिर अलग इस तरह से मैंने पहले भी रिंग स्टोन्स के बारे में बताया है, तो उसी के बारे में यहाँ पे डिस्क्रिप्शन दिया गया है। Animals such as lion, horse, deer, birds and crocodiles, female figures that may represent goddess, trees and floral designs and geometric patterns। तो वो जो कंसेंट्रिक सर्कल्स होते थे, ये कंसेंट्रिक सर्कल्स जो होते थे यहाँ पे, तो यहाँ पे कुछ आपको कुछ एनिमल्स के फिगर्स जैसे कि लायन के, हॉर्स के, डियर के, बर्ड्स के, क्रोकोडाइल्स के, या कुछ फीमेल फिगर्स भी पाए गए हैं, कुछ फीमेल फिगर पाए गए हैं जो कि देवी का प्रतीक है, या कुछ पेड़ पौधे या कुछ जियोमेट्रिक पैटर्न, कुछ ज्यामितीय पैटर्न भी पाए गए हैं इन रिंग स्टोन्स या डिस्क स्टोन्स में। अब आते हैं टेराकोटा आर्ट पे। तो टेराकोटा का जो कला था, दे फ्लोरिश विद द एक्सपेंशन ऑफ अर्बन सेंटर्स। तो जैसे जैसे अर्बन सेंटर का विकास हुआ, वैसे वैसे टेराकोटा आर्ट का भी विकास हुआ। टेराकोटा ऑफ दिस पीरियड वेरी अ ग्रेट डील इन टर्म्स ऑफ थीम, स्टाइल एंड पॉसिबल सिग्निफिकेंस। तो इस काल का जो भी टेराकोटा था, ये डील्स इन टर्म्स ऑफ थीम, स्टाइल एंड पॉसिबल सिग्निफिकेंस, but they do not give any important insight into popular practices, belief and aesthetics। तो ये जो अलग अलग विषय शैली में बनाया गया था, या कुछ संभव उसमें महत्व होती होंगी, लेकिन कुछ इम्पोर्टेंट साइट या पॉपुलर जो प्रैक्टिसेस थी, लोकप्रिय जो प्रथा थी या विश्वास था या सौंदर्य शास्त्र था, इनका वो इम्पोर्टेंट इंसाइट नहीं देते थे, या इनका ये महत्वपूर्ण अंतर्दृष्टि नहीं देते थे। दे इंक्लूड मेल एंड फीमेल फिगर्स, एनिमल्स एंड कार्ड्स। सम ऑफ दे मे हैव बीन ट्वाइस बट अदर्स, स्पेशली सर्टेन फीमेल फिगरेंस में रिप्रेजेंट रिलीजियस आइकन्स। तो कुछ इसमें मेल और फीमेल के फिगर्स होते थे, कुछ जानवर होते थे, या कुछ कार्ड्स बनाए जाते थे। तो इनमें से कुछ को हम खिलौने के रूप में देख सकते हैं, लेकिन जो फीमेल फिगरेंस थे, जो भी महिला की जो भी आकृति होती थी, स्त्री की जो आकृति होती थी, वो रिलीजियस आइकन्स के रूप में देखा जा सकता था, या रिलीजियस आइकन्स के रूप में, धार्मिक आइकन के रूप में उन्हें उनका प्रतिनिधित्व, या वो धार्मिक आइकन के रूप में वो प्रतिनिधित्व करते थे। अब हमने सब जितने भी आर्ट्स थे मौर्य कला से जुड़े उनके बारे में पढ़ा। अब हमने शुरू में देखा था कि नॉर्दर्न ब्लैक पॉलिश्ड वेयर के बारे में, कि जो पॉटरी पाई गई थी, जो मृदभांड पाए गए थे, वो भी मौर्य काल में बहुत सारे मृदभांड मिले थे। कहाँ से, तो कौशाम्बी में, पाटलिपुत्र में। और जो भी मौर्य कला के जो मिट्टी के बर्तन मिले हैं या मृदभांड मिले हैं, उन्हें नॉर्दर्न ब्लैक पॉलिश्ड वेयर के नाम से जाना जाता है, या नॉर्थ ब्लैक पॉलिश्ड वेयर, या इसे कह सकते हैं उत्तरी काली मृदभांड। तो इन्हें उत्तरी काली मृदभांड के नाम से जाना जाता है, और ये मुख्यतः कौशाम्बी और पाटलिपुत्र से पाए गए हैं। तो आपको पोएट्री में या मुख्य रूप से यही लिखना है। बस मौर्य कला के बारे में बस इतना ही। अब आगे मैं आपको कुछ फिगर्स बताई थी देने के लिए वीडियो में, वो मैं आपको ज़रूर देख लीजिएगा, आगे मैं आपको दे देती हूँ। तो वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।